नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम 2021 के लिए गणित, पर्यावरण और हिंदी से संबंधित टॉप 45 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। दोस्तों, इसमें आपको केवल शिक्षण से रिलेटेड ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट एग्जाम में सभी विषयों में 15-15 प्रश्न केवल शिक्षण से ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोग यह पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम गणित के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद पर्यावरण और उसके बाद हिंदी। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ ध्यान से देखिए। आप लोग इसका उत्तर बताने का प्रयास करिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए इनमें से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। पहला है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। दूसरा है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ध्यान से आप लोग देखिए और इसका उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करिए। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। चौथा है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए जो प्रभावशाली योजना है उनमें एक आता है आपका कि ऐसे कार्यों की अगर आप अभिकल्पना करते हैं जिनमें यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सकता है, तो वह जो है मूल्यांकन का प्रभावशाली योजना माना जाता है। यहाँ पर आपको कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है यह बताना है, तो लेकिन आप पहले यह देख लीजिए कौन से प्रभावशाली योजना है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, तीसरे नंबर पर जो लिखा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर। देखिए दोस्तों, अगर आप विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्कों का विश्लेषण करते हैं तो यह जो है प्रभावशाली योजना मानी जाती है मूल्यांकन करने की। ठीक है। और चौथा लिखा है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए। अगर आप दोस्तों ऐसे कार्यों की अभिकल्पना करते हैं जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, तो यह भी जो है मूल्यांकन करने का एक प्रभावशाली योजना माना जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला देखिए, अगर आप केवल समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करते हैं तो यह जो है मूल्यांकन करने का बिल्कुल भी प्रभावशाली योजना नहीं है। ठीक है। तो मूल्यांकन करने का प्रभावशाली योजना कौन सा नहीं है? केवल आप समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करते हैं, इसका जो है मूल्यांकन से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला ही सही नहीं है, यही आपको बताना था कि इसमें से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है, तो पहला ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सभी प्रश्न देखते चलिए आप लोग। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको यह बताना है कि गणित के अध्यापन के लिए या गणित के अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है। पहला है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। यह तो प्रभावशाली विशेषता है दोस्तों। बच्चों से अगर जो है उनके अनुभवों को रिलेट करके, प्रतिदिन के अनुभवों को रिलेट करके चीज़ों को समझाएंगे तो उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। तो यह तो विशेषता है प्रभावी शिक्षण की। ठीक है। अध्यापन को, गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने का यह एक विशेषता है। दूसरा है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। विभिन्न शिक्षण अधिगमों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह भी एक प्रभावशाली है, प्रभावी योजना मानी जाती है या प्रभावी विशेषता मानी जाती है। तीसरा है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन किया जाए। निगेटिव वर्ड यहाँ पे आपका आ गया, कठोरता से पालन आप नहीं करेंगे। ठीक है। यह कोई विशेषता नहीं है दोस्तों, आपके जो है गणित अध्यापन की प्रभावशाली जो है विशेषता नहीं है, प्रभावशाली योजना नहीं है शिक्षण देने की या शिक्षण करने की। ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा बिल्कुल राइट है, यह कोई विशेषता नहीं है, यही आपको बताना था। तो ध्यान से देखते चलिए, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। आपके विद्यालय में दोस्तों एक छात्र दृष्टिबाधित है, तो उसकी आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा कर सकेंगे। देखिए, समावेशित विद्यालय का मतलब होता है दोस्तों जिनमें सामान्य बच्चे भी रहते हैं और विशिष्ट बच्चे भी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। उनके लिए क्या करेंगे? क्या आप उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे? ऐसा आप नहीं करेंगे। अतिरिक्त समय देने से दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। ठीक है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाने से उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। और तीसरा क्या है, ध्यान से देखते हैं, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। अगर आप जो है
अगर आपके विद्यालय में कोई दृष्टिबाधित छात्र है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी आवश्यकता के लिए शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों को अपनाएंगे और वैकल्पिक जो है साधनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जिस प्रकार से हो सकती है, जिन साधनों से हो सकती है, उन साधनों का हम प्रयोग करेंगे। तो तीसरा आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया कि, यहाँ पे देखिए 16 गुणे 25 को लिखा गया है 8 गुणे 2 और 5 गुणे 5। यहाँ तो ठीक है। आगे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए 8 तो अपनी जगह पर है, लेकिन 5 जो है 2 की जगह पे लिख दिया गया और 2 को 5 की जगह पे लिख दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया गया है बस। ठीक है, बाकी आंसर जो है आपका 400 आया है वो सही है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्रम बदला गया है इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, साहचर्य सिद्धांत हो जाएगा। क्या है ये, साहचर्य सिद्धांत का इसमें पालन किया गया है। अब ये साहचर्य सिद्धांत क्या होता है आप सुन लीजिए। देखिए, किसी संख्याओं के सतत संक्रिया में, जो संख्याएं लिखी गई हैं इसके सतत संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर, जो यहाँ परिवर्तित किया गया है, संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। यहाँ पर जो 400 आया है, ये जो यहाँ पे क्रम परिवर्तित किया गया है तब भी 400 आएगा। यहाँ पे क्रम अगर नहीं परिवर्तित करेंगे, सेम ऐसे रहेगा, तब भी वह 400 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नियम लगा हुआ है, साहचर्य सिद्धांत लगा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें साहचर्य सिद्धांत नियम का पालन किया गया है। इसमें क्या होता है, केवल क्रम को परिवर्तित कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो गुणनफल आता है वह सेम ही आता है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये साहचर्य सिद्धांत का नियम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखते चलिए सभी प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। यहाँ पे देखिए, आकलन करना, पक्षांतरण, मानस दर्शन, कंठस्थ करना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कंठस्थ करना है ये कोई गणितीय प्रक्रम नहीं होता है। देखिए दोस्तों, गणित जो होता है, गणित शिक्षण ये हमेशा जो है करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, गणित शिक्षण में दोस्तों किसी तथ्य को रट कर नहीं समझा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कंठस्थ करना यह जो है गणितीय प्रक्रम का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आकलन करना, पक्षांतरण, मानस दर्शन, ये तीनों जो है गणितीय प्रक्रम होते हैं, लेकिन कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सीटेट एग्जाम में, तो ध्यान से आप देखते चलिए, प्रश्नों का उत्तर भी बताइए। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, मापन, वर्गीकरण, वर्ग समावेशन या संरक्षण। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा मापन। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक संख्या संकल्पना में मापन संबंधित नहीं है। ठीक है, संख्या संकल्पना से मापन संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, संख्या संकल्पना के अंतर्गत क्या क्या आता है, संख्या संकल्पना के अंतर्गत आपका जो है वर्ग, संरक्षण, वर्गीकरण, आकलन, पक्षांतरण, ये सभी क्रियाएं जो है प्रारंभिक संख्या संकल्पना के अंतर्गत आती हैं, लेकिन मापन आपका नहीं आता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे देखिए आप लोग, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको यह बताना है। संख्यांक के बारे में लिखा गया है कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। जैसे कि आप 1, 2, 3 लिखते हैं, ठीक है, का खा हो गया, ये सब संख्यांक के अंतर्गत आते हैं। आगे लिखा है कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यह भी सत्य है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप रोमन अंक में 1, 2 और 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, इसको आप देखिए। पहला ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। यहाँ पर कुछ शाब्दिक समस्या दिया गया है, इसको आप पढ़िए ध्यान से। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। और अगले प्रश्न में क्या है कि एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो ए और बी में आपको जो कथन दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, नीचे जो विकल्प दिया गया है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले एक टोकरी में 15 संतरे हैं, उसके बाद
दूसरी में 17 है और कह रहा है कि सबको मिलाकर बताइए। कहने का मतलब क्या है, सबको मिलाकर बताइए, इसका मतलब होता है कि ये समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये सबको मिलाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ये जो है समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं जो मूल्य पहले था उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर दिया गया है और फिर नई कीमत आपसे पूछा गया है, तो इसमें जो है संवर्धन हो रहा है। वृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, संवर्धन का काम हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी में आपका क्या हो रहा है, ए में आपका क्या हो रहा है, समुच्चयन संरचना प्रदर्शित हो रही है और बी में क्या हो रहा है, संवर्धन संरचना प्रदर्शित हो रही है। तो 4 विकल्प यहाँ दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे आप देखेंगे ए जो है योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है, यह बिल्कुल सत्य है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था और पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। चलिए, सही कथन क्या है देखिए आप लोग, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, यह गलत है। पहले संख्याओं की संरक्षण की समझ पहले आती है, उसके बाद लंबाई की। दूसरा है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, क्या सही कथन बताना है, तो यह आपका बिल्कुल सही है। आयतन का कथन संरक्षण पहले नहीं आता, पहले क्या आता है, भार का संरक्षण की समझ विकसित होती है। तो भार का संरक्षण जो है आयतन के संरक्षण से पहले आता है, यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। चलिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिल गया है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। यहाँ पे जो कार्य दिया गया है इसको देखिए, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए या करिए। इस कार्य से निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। तो 25 टाइल को संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, क्या इसमें क्षेत्रफल को संबोधित किया जाएगा या आयतन को या लंबाई को। आयतन को तो बिल्कुल नहीं संबोधित किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आयत है, आयत में आयतन होता नहीं है। फिर से आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन है तो ये वाला विकल्प ही गलत हो जाएगा। तीसरा है क्षेत्रफल गुणनखंड प्रमेय, यह बिल्कुल सही है। आयत का क्षेत्रफल जो है संबोधित किया जा सकता है, परिमाप संबोधित किया जा सकता है, गुणनखंड को भी संबोधित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आपका तीसरा ही विकल्प बिल्कुल राइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। यहाँ पे देखिए, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। देखिए, चित्रांकन करना, अनुमान लगाना, कंठस्थ करना, ये जो है गणित में प्रश्न हल करने का कौशल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा वाला, प्रयत्न त्रुटि भी नहीं होता है, चित्रांकन भी नहीं होता, कंठस्थ भी करना भी नहीं होता है। और तीसरा है देखिए, चित्रांकन करना फिर से आ गया, पीछे से हल करना, रट लेना, यह भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देना, यह जो है गणित में प्रश्न हल करने का कौशल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो चारों विकल्पों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, क्या है, भिन्न, संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन। ध्यान रखिएगा, आपका जवाब होगा इसमें ज्यामितीय चिंतन। देखिए, वान हेले ने जो है दोस्तों ज्यामितीय चिंतन स्तर की अवस्थाओं का जो है संकेत किया है। गणित शिक्षण में वान हेले मॉडल दोस्तों एक ऐसा सिद्धांत है जो यह हमें बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है ज्यामिति संबंधित है वान हेले का मॉडल, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम यहाँ पे बताना है, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या फिर छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, या फिर कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या यहाँ पे चौथा दिया है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है आपको यह बताना है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा क्या करती है कि प्राथमिक विद्यालयों का गणित जो पाठ्यक्रम है वह कैसे होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के
अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। इससे जो है छात्र जल्दी और बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगला प्रश्न है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का साधन उचित है? क्या ग्राफ पेपर, डायनिस ब्लॉक्स या टेलर का गिनतारा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन की संकल्पना को समझाने के लिए ग्राफ पेपर शिक्षण का एक उचित साधन होता है। क्या होता है? ग्राफ पेपर। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका पर्यावरण विषय शुरू हो जाता है। तो चलिए पर्यावरण के प्रश्न ध्यान से देखिए। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, आपको यह बताना है। पहला है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। तो बिल्कुल यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बच्चे समूह में सीखते हैं, अपने सहपाठियों से सीखते हैं। दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। बिल्कुल बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार भी होता है समूह से। और तीसरा क्या है? तीसरा है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो यह जो है बिना बोझ के पर्यावरण अधिगम का प्रभावशाली तरीका नहीं है। चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक यहाँ पे समूह नहीं बनाया है। यहाँ पे आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, ए और बी। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए, ए और बी के अनुसार आपका दूसरा यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? आकलन के लिए प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता याद करना। याद करना दोस्तों, ये जो है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कोई संकेतक नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, यह जो है एक संकेतक के रूप में होना चाहिए, लेकिन याद करना यह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। स्व आकलन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। सीखने के लिए आकलन होता है, या सीसी होता है, या सीखने के समान आकलन, या सीखने का आकलन। आपका सही जवाब होगा दोस्तों सीखने के समान आकलन। स्व आकलन का क्या अर्थ होता है, याद रखिएगा, सीखने के समान आकलन। ठीक है, तो सीखने के समान आकलन केवल तभी शुरू होता है दोस्तों जब जो है विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों और निष्पादन के नियमों से क्या होता है, अवगत हो जाता है। तो तभी जो है सीखने का समान आकलन होता है। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, आपको यह बताना है। अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन या जांच सूची। याद रखिएगा दोस्तों, रेटिंग स्केल में आपका अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है, अर्थात ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, रेटिंग स्केल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेटिंग स्केल को हम निर्धारण मापनी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के आधार पर उसको औसत या फिर उत्कृष्ट या कह सकते हैं अच्छा या बुरा या खराब में जो है रेटिंग किया जाता है या प्रदान किया जाता है, रेटिंग प्रदान किया जाता है। तो रेटिंग स्केल क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र आप कह सकते हैं। इसके द्वारा जो है अवलोकन किया जाता है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है। चलिए यहाँ पे तीसरा सही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, आपको यह बताना है। तो कौन सा नहीं है उद्देश्य, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और यही उद्देश्य नहीं है। यही आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो पहला वाला ही नहीं है। बाकी और सब देखते हैं। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी होना चाहिए। तो पहला ही आपका यहाँ पे मिल गया है, पहला नहीं उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वह जो है पोस्टरों में या पुस्तकों में जो चित्र बने होते हैं उन चित्रों को देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, तो अवलोकन या फिर अभिलेखन निकल के आता है, और साथ में उसे जो है अपने भाव में व्यक्त करते हैं, अपनी भाषा में उसे व्यक्त करते हैं चित्रों को देख करके। ठीक है, और उसका विश्लेषण भी करते हैं, मतलब कि एनालिसिस भी करते हैं उन चित्रों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा कौन सा संकेतक निकल के आ रहा है, अवलोकन निकल के आ रहा है, अभिव्यक्ति और विश्लेषण निकल के आ रहा है। तो ए बी सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए बी सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए सभी प्रश्न।
पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यह पाठ्यपुस्तक के भार को कम करने के लिए किया गया है, तो भार को कम करने के लिए नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीएसई द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है, इसी प्रकार से बिल्कुल नहीं निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश समग्र रूप में देखते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वे जो है अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, जो अपने वातावरण में अपने परिवेश में देखते हैं वही वह समझते हैं और उसी के अनुसार जो है वह क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सही है, आपको यह बताना है। तो पहला है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, क्या यह सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा संदर्भ सच है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सच नहीं है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, यह भी सही नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। देखिए कक्षा 1 और 2 में दोस्तों पर्यावरण का कोई पाठ्यपुस्तक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा पहली बात, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण अध्ययन क्या किया जाता है, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में, इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए किया गया है, या बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि के लिए किया गया है, या फिर बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या सही है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि जो है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए हैं यह, और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए हैं, इसलिए आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 6 मुख्य थीम हैं उनमें से इनमें कौन एक नहीं है। तो काम और खेल, यह जो है दोस्तों ध्यान से देखिए, काम और खेल जो है यह मुख्य थीम नहीं होता है, यह क्या होता है, उप थीम होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ही सही है, काम और खेल क्या है, उप थीम है। किसका उप थीम है, यह जो है परिवार एवं मित्र का जो है उप थीम होता है। बाकी आपका जो भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये आपके मुख्य थीम होते हैं दोस्तों। मुख्य थीम कुल कितने होते हैं, कुल 6 होते हैं, इसको याद रखिएगा, इनसे प्रश्न जरूर आएगा। पहला एक तो होता है परिवार एवं मित्र, मुख्य थीम होता है। दूसरा होता है भोजन, और एक होता है तीसरा आवास। उसके बाद हम चीजें कैसे बनाते हैं, चौथा होता है, पांचवा पानी, छठा जो है यात्रा। क्रम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही 6 होते हैं कुल। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह गलत है, यह सच नहीं है दोस्तों, ठीक है। और पहला ही आपको मिल गया, यही आपको बताना था कि कौन सा सच नहीं है। बाकी और देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यह तो सत्य है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है, यह भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है, यह भी सही है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यह सही नहीं है, यही आपको बताना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, क्या यह महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल यह महत्वपूर्ण है, यह तो सही है। और बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना चाहिए, यह तो सही नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना चाहिए, बिल्कुल है, सही है। कक्षा से बाहर की चीजों से उनको रिलेट करना चाहिए, उनको प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहिए, यह तो सी वाला तो सही है। ए भी सही है, सी भी सही है आपका। डी क्या है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंधित करना चाहिए, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी बिल्कुल आपका सही है। विकल्प देखते हैं, विकल्प में ए सी डी किस में है, दूसरे में है, यह आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन है, आपको यह बताना है। कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है आपकी, किस्से कहानियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कहानी के जो पात्र होते हैं दोस्तों, बच्चे जो है उससे जो है अपने को आसानी से जो है जोड़ सकते हैं, ठीक है, कहानी के पात्रों से। तो यहाँ पे आपका दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है आपको यह बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने का उद्देश्य है, यह तो सही है, बिल्कुल इसका उद्देश्य है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, यह भी उद्देश्य है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, इस शिक्षक द्वारा क्रियाकलाप को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन किया जा रहा है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रियाओं, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों की प्रक्रियाओं का आकलन करना भी उद्देश्य होता है, बच्चों को खोजने का अवसर देना भी इसका उद्देश्य होता है, और क्या होता है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना भी इसका उद्देश्य होता है। तो ABC आपका यहाँ पे तीनों बिल्कुल सही है। चलिए विकल्प में देखते हैं क्या है। चौथा क्या है, बच्चों में उनके सीखने के गति की आदत विभेद नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला सही है ABC, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे आपको क्या बताना है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, आपको यह बताना है। पहला है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं होते हैं, या बिल्कुल सत्य है, केवल जो है पाठ्यपुस्तक स्रोत नहीं है, या फिर केवल शिक्षक ही स्रोत नहीं होता है, ठीक है, अन्य स्रोतों की भी मदद लेनी चाहिए पाठ्यपुस्तकों के अलावा। दूसरा है, यह पाठ्यपुस्तक या पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, यह भी सही है। तीसरा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, यह भी सही है। यह बच्चों के सौंदर्यगत और या मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा, तो यह तो सत्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपका ABC तीनों सत्य है। देखिए दोस्तों, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक के अलावा जो है क्या करना चाहिए, अन्य स्रोतों को भी महत्व देना चाहिए, जैसे कि परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग हो गए, समाचार पत्र हो गया, इन सब की मदद लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है पहला, दूसरा, ABC तीनों सही है, D वाला नहीं सही है। तो ABC के लिए आपका जो है तीसरा विकल्प सही है। चलिए यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी शुरू हो जाता है। ध्यान से आप लोग देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें पूछा गया है, पहला प्रश्न है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हिंदी से संबंधित प्रश्न है ये। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह भी सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, यह भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, यह गलत है, एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, यह आपका बिल्कुल सही नहीं है, यही आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। भाषा कौशल के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है, आपको पता है ना। भाषा कौशल के अंतर्गत ध्यान रखना, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सुनना, बोलना, ये जो है भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, आपको यह बताना है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, यह तो उचित है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव होता है, यह भी उचित है। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता से आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे दोस्तों। अगर बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, इससे भाषा अज्ञानता से आकलन आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यही आपका बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, यही आपको क्या बताना था इसमें कि कौन सा उचित नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यह उचित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। केवल मुख्य घटनाएं बताने से बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि
में यह उपयोगी नहीं हो, केवल मुख्य घटनाएं बता देंगे, इससे आकलन अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताने से भी भाषा का आकलन अच्छी प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, यह जो है इंपॉर्टेंट है। अपनी भाषा में जब बच्चा सुनाएगा कहानी को, इससे जो है उसकी भाषा का आकलन आप कर सकते हैं कि देखेंगे कि वह किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है। और चौथा है, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, एक शब्द में वह बता देगा, तो इससे आपका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, क्या जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है? तो यहाँ पे आप लोग बताइए क्या सही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, जन्मजात होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में दोस्तों लिखा गया है कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह कैसे होती है, जन्मजात होती है। तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या सुंदर लिखना महत्वपूर्ण है, मानक वर्तनी महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण है या बातचीत करना महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे दोस्तों बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा बातचीत करना महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा, बातचीत करना महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है? क्या अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसका अर्थ होता है, या वर्णमाला सीखना, या भाषा का प्रभावी प्रयोग, या साहित्य की रचना? तो भाषा का प्रभावी प्रयोग यह जो है प्राथमिक स्तर पर दोस्तों भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है। यहाँ पे अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला, साहित्य की रचना यह इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पावलोव का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, स्किनर का? तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह जो है वाइगोत्स्की का विचार है। किसका है? वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। यह वाइगोत्स्की का विचार है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या पत्रिका है, पाठ्यपुस्तक है, समाचार पत्र है या बाल साहित्य है? तो आपका जवाब दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे बाल साहित्य होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह आपका बाल साहित्य होता है, क्योंकि दोस्तों बाल साहित्य का जो निर्माण होता है वह बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख कर किया जाता है, इसलिए बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किसका होता है? साक्षरता का, पाठ्य सामग्री का, भाषा परिवेश का या भाषा आकलन का? तो ध्यान रखिएगा, भाषा परिवेश का मुख्य अंतर होता है। किसमें? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में किसका अंतर होता है? भाषा परिवेश का अंतर होता है। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को या प्रश्नावली को? तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा महत्व आप किसमें देंगे? किसे देंगे? पोर्टफोलियो को देंगे। ठीक है, क्यों देंगे? क्योंकि पोर्टफोलियो में दोस्तों क्या होता है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कमियों को लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जो है लिखी रहती है, तो इसके माध्यम से आप जो है बच्चों में सुधार कर सकते हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सही था। अगला है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ या गति? तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे दोस्तों पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, अर्थबोध करना ही जो है पढ़ने का उद्देश्य होता है दोस्तों। तो यहाँ पे अर्थ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या काव्यात्मक भाषा है, विचारों की अभिव्यक्ति है, सुंदर लेखन है या वर्तनी की शुद्धता है? देखिए दोस्तों, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों के लिए काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता इंपॉर्टेंट नहीं होती है, विचारों की अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? बताइए, भाषा का विविध गद्य साहित्य को, या प्रसिद्ध लेखक को, या प्रसिद्ध रचनाएं को, या भाषा की विभिन्न रंगतों को? तो आप कहेंगे भाषा की विभिन्न रंगतों को। देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा की विभिन्न रंगतों को मानेंगे। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक के निर्माण में क्या क्या होना चाहिए? गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, इन सभी का, कहानी, इन सभी का संकलन होना चाहिए। चलिए अगला है, ध्यान से देखिए, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए? आपको बताना है। अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अस्वीकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। क्या है? बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है,
तो तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? संचार माध्यमों को, अभिभावक का साक्षर होना को मानते हैं, या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान मानते हैं, या भाषा का समृद्ध परिवेश? आप कहेंगे भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे 45 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए थे ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको जरूर सीटेट में देखने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।